हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर का हल कर रहे हैं 2023 वाला। कल हमने सेक्शन ए को हल किया था, आज हम सेक्शन बी को हल करेंगे। तो देखिए, आपका चौथा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका √3 है, इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो देखो, इसका हल करेंगे हम। तो देखिए, देखो माना माना कि √3 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आपको मानना है कि ये परिमेय संख्या है √3। अब देखो, परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं? कोई भी संख्या हो उसको हमेशा a/b के रूप में लिखेंगे। तो √3 बराबर a/b। तो परिमेय को p/q के रूप में लिखते हैं ना, p/q। तो हम इसको a/b के रूप में लिखते हैं। जहां पर देखो, जहां इसका एचसीएफ, अब इसका एचसीएफ यानी a और b का एचसीएफ कितना आएगा? 1। एचसीएफ कितना आएगा a और b का? 1। इसका मतलब क्या है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। अब ये आपकी सहअभाज्य संख्या होती है जिसमें इसका कॉमन 1 आता है, यानी इसमें कोई कॉमन नहीं आता तो उसका कॉमन 1 आता है। तो हमें ऐसा इन दोनों का अगर कॉमन ले आएंगे तो ये आपकी अपरिमेय सिद्ध हो जाएगी। अब a और b का कोई हम इसका विरोधाभासी कथन लाएंगे कॉमन, ठीक है। तो देखो आगे देखिए, अब इसका वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग करने पर तो इसको देखो वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग करेंगे। √3 का वर्ग मतलब √3 गुणा √3, तो क्या आ जाएगा? 3। और a का वर्ग a² और b का वर्ग b²। अब देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। अब इसका देखो, b का गुणा 3 से करेंगे तो 3b² और 1 का गुणा इससे करेंगे तो a²। अब इसका वज्र गुणा करेंगे, 3 का गुणा b² से किया तो आपका 3b² और 1 का गुणा 1 से किया तो a²। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखो, आपका 3 इसके गुणे में उस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो देखो b² बराबर a²/3। ये आपका b² 3 भाग में चला गया तो a²/3। अब देखो, a²/3 का मतलब क्या है कि a² में 3 का भाग जाता है तो a में भी 3 का भाग जाएगा। तो अतः a 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य है। तो देखो, a²/3 का मतलब क्या है, यानी a² में 3 का भाग जा रहा है तो a में भी 3 का भाग जाएगा। तो a 3 से भाज्य है। अब देखना आगे, अब आगे क्या करेंगे हम? ये आपका a है ना, a के बराबर मानेंगे हम, a के बराबर मानेंगे या मानेंगे हम, माना a बराबर, यहाँ 3 है तो हमें 3 लेना है, 3c। क्या लेना है? 3c। तो a के बराबर क्या मानेंगे? 3c। अब इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर तो देखो, इसका वर्ग करेंगे तो देखो, a का वर्ग करेंगे तो a² और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और c का वर्ग करेंगे तो c²। और देखो, इसका वर्ग किया तो ये आया। अब ये मान इसमें रखना समीकरण 1 में। अब देखो, जहां a² दिख रहा है a² का मान रखेंगे। तो देखो, ये मान समीकरण 1 में रखने पर और समीकरण 1 कौन सा? ये रहा, 3b² बराबर a²। तो देखो, 3b का तो 3ba²। अब a² की जगह क्या रखेंगे? 9c²। तो ये हो जाएगा 9c²। अब ये आपका 9 आपका इसके गुणे में इस साइड भेजेंगे तो आपके भाग में चला जाएगा। तो ये आ जाएगा 3b²/9 बराबर c²। अब देखो, 3 का भाग 9 में गया 3 बार, तो क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा आपका b² 3 बराबर c²।
ये 3 का भाग 9 में गया 3 बार। अब देखो ऊपर बी स्क्वायर बट्टा 3 बराबर सी स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है कि बी स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है, बी स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है, तो बी में भी तो 3 का भाग जाएगा, अतः बी 3 से भाज्य है, अतः आपका बी 3 से भाज्य है। तो देखिए ए एवं बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो देखिए आपका ए और बी, देखो ए में भी 3 का भाग जा रहा है, बी में भी 3 का भाग जा रहा है, ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका 3 आया, 3 है। और यहाँ बता देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ऊपर हम देखो इसका एचसीएफ 1 आ रहा है, एक का मतलब क्या, इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, और हमने यहाँ सिद्ध करके इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड लाया 3, अतः ये विरोधाभासी कथन हो गया, अतः ये विरोधाभासी कथन है, अतः ये विरोधाभासी कथन है। इसलिए अब देखो आपका विरोधाभासी कथन आ गया, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया? तो देखो आपको क्या करना है, कोई भी ऐसा सवाल है, देखो इसमें थोड़ा ये ध्यान रखना स्टेप बाय स्टेप, बाकी इसके प्लस में कोई संख्या है तो वो थोड़ा सरल है, ये थोड़ा लंबा पड़ जाता है। तो देखिए कोई भी उसको परिमेय मानना है, फिर परिमेय के रूप में लिखना है, फिर क्या करना है, देखो यहाँ ए और बी का एचसीएफ क्या है, 1, यानी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और हमें सिद्ध करके उभयनिष्ठ गुणनखंड लाना है, तो उसका विरोधाभासी कथन आएगा, तो आपका सिद्ध हो जाएगा कि ये एक आपका अपरिमेय संख्या है। आगे देखिए आपका 500 सवाल है, सेक्शन बी पढ़ रहे 500 सवाल है। देखिए द्विघात बहुपद, आपका द्विघात बहुपद दिया हो, इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए, यानी आपका x का मान निकालना। शून्यांक क्या होते हैं, x का, या कोई भी चर है उसका मान निकालना, तो इसमें चर हमारा x है तो x का मान निकालना। तो देखो पहले ये सही नहीं लिखा हो तो इसको सही लिखेंगे पहले। ये आपका देखो पहले आएगा x² का पद आएगा, फिर उसके बाद x का पद आएगा, यानी 7x ये पहले आएगा, और ये 3 अचर पद बाद में आएगा, तो -3। ठीक है, पहले इसको सही लिखेंगे, फिर आपको क्या करना है, ये पहला पद है ना x² के गुणा में क्या है 6, और 6 का गुणा 3 से करना, 6 का गुणा 3 से क्या कितना है 18, या गुणा करके देखना कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, 18 लिखना नहीं है तो हमारा 18 आ रहा है, कितना आ रहा है 18, और यहाँ आ रहा है आपका 7, -7, और गुणा करें तो माइनस कर, 6 का गुणा 3 से किया तो -18 लाना, गुणा करें तो -18 लाना है, और जोड़े या घटाए तो माइनस के आपके 7 लाना है। तो ऐसी कौन सी दो संख्या है जिसके गुणा करें तो 18 आए, जोड़े या घटाए तो आपके 7 आए? तो हमारे पास दो संख्या है, दो संख्या आपके देखो 9 और 2, आपको पता है 9 और 2 का गुणा करते हैं तब 18 आता है, और 9 में से 2 घटाते हैं तो माइनस के 7। अब देखो इसमें देखना है माइनस का कौन सा आएगा प्लस का कौन सा, तो माइनस का 9 आएगा, क्योंकि देखो -9 में से प्लस के 2 गए तो माइनस के 7 बचे, तो माइनस के 7 लाने में, फिर -9 का गुणा 2 से किया तो माइनस के 18 आ रहे हैं, तो हमें माइनस के 18 लाना है, तो इसके टुकड़े क्या है 9 और 2, तो यहाँ लिखेंगे आपका 6x² माइनस के 9, इसके हमेशा 20 वाले संख्या के टुकड़े होते हैं, किसके 20 वाले संख्या के, तो इसके टुकड़े क्या है माइनस के 9x और प्लस के 2x और माइनस के 3। ठीक है, इसके टुकड़े क्या है, देखो 9x में से प्लस के 2x घटाएंगे तो माइनस के 7x, और 9 का गुणा 2 से करेंगे तो 18। अब आपको इनमें से कॉमन लेना है और इनमें से कॉमन लेना है। अब यहाँ देखो आपको क्या दिख रहा है, देखो x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो x कॉमन आएगा। फिर देखो 6 और 9 में किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, देखो 6 और 9 में 3 का भाग जा रहा है तो 3 कॉमन आएगा। फिर x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो आपका x कॉमन आएगा। तो देखो अब 3 का भाग 6 में कितनी बार गया 2 बार, और यहाँ देखो x² है तो 1x तो बाहर आ गया, पीछे क्या बचा 1x। अब यहाँ देखो 3 का भाग 9 में गया 3 बार, और ये x तो कॉमन आ गया बाहर आ गया,
ये कोष्टक बंद। अब इनमें से क्या कोई कॉमन आ रहा है क्या? अब इनमें से ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कॉमन आ रही है, तो इसमें से कॉमन क्या लेंगे? एक कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? एक। अगर एक कॉमन लेंगे तो वही संख्या लिखनी है सेम टू सेम, 2x माइनस के 3। ठीक है, अगर देखो ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं तो सही है, वरना आपका गलत है। ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं तो देखो ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं तो इसको एक बार लिखना है, इनको कितनी बार लिखना है? 2x माइनस 3, और देखो 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, ये देखो आपका 3x प्लस का 1 तो 3x प्लस 1। अब क्या करना है? आपको x का मान निकालना, शून्य निकालना है ना, तो 2x माइनस 1 बराबर 0। तो 2x, ये एक माइनस का उस साइड भेजेंगे तो आपका प्लस का, तो x बराबर 1/2, ये 2 गुणे में था उस साइड गया तो आपके भाग में चला गया। ऐसे कैसे? ये देखो 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x, अब एक प्लस का उस साइड भेजेंगे तो आपका माइनस का, तो देखो x बराबर माइनस का 1/3, ये 3 गुणा में था उस साइड भेजा तो भाग में, तो आपके शून्यांक क्या है? तो देखो आपके शून्यांक आए 1/2 और माइनस का 1/3, ये आपके दो शून्यांक आए इसके। आगे देखिए आपका छठा सवाल है कि दो कर्मागत यानी लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग है 365। तो देखो पहले आपको मानना पड़ेगा, देखो आपको दो धनात्मक पूर्णांक मानने लगातार कंटिन्यू। तो देखो माना पहला धनात्मक पूर्णांक, x। तो देखो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे? x, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? x प्लस 1। तो देखो आपका पहला धनात्मक पूर्णांक x होगा तो दूसरा होगा x प्लस 1, फिर तीसरा होगा x प्लस 2, ऐसे। तो हमें दो मानना, पहला x मानेंगे, दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। फिर देखो यहाँ क्या लिखा? वर्गों का योग, यानी इसका भी वर्ग करना है, इसका भी वर्ग करना है, वर्ग करके जोड़ना है, योग करना है, और इनका योग कितना आएगा? 365। तो देखो प्रश्नानुसार देखिए इनका वर्गों का योग, यानी x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग बराबर आएगा 365। बराबर क्या लाना? 300, x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग बराबर वर्गों का योग क्या आएगा? 365। अब देखो ये x का स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस, अब इसका वर्ग कैसे खोलेंगे? देखो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 का वर्ग, यानी ये आपका किस रूप में दिया हुआ है? a प्लस b का वर्ग, यानी इस रूप में दिया हुआ। हमें सूत्र पता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, आपका सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो a के सामने क्या दिख रहा है? x, तो a का मान क्या आ जाएगा? x, और b के सामने आपको 1 दिख रहा है तो b का मान क्या आएगा? 1। तो देखो a के सामने आपको x दिख रहा है तो a का मान क्या आ जाएगा? x, और b के सामने आपको 1 दिख रहा है तो b का मान क्या आएगा? 1। अब ये मान इसमें रखेंगे, तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस देखो b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर देखो 2 का 2 गुणा a का मान क्या है? x, गुणा b का मान क्या है आपका? 1। तो देखो x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 2 का गुणा x से किया तो 2x, और गुणा में 1 किया तो 1, तो इसका मान क्या है आपका? x स्क्वायर, और प्लस 1 फिर प्लस 2x बराबर 365। तो देखो इसका मान क्या है? x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब देखो 1x और 1x जोड़ के क्या हो गया? 2x स्क्वायर। फिर देखो प्लस के 2x लिखा, प्लस के कौन से लिखे? 2x। अब देखो और फिर प्लस का क्या? 1। अब ये 365 प्लस के इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस के 365 बराबर 0। तो देखो 2x स्क्वायर प्लस ये आपका 2x और 1 का गुणा, मतलब 365 में से 1 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे आपके? 365 में से
एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 367 बराबर 0। अब इसमें से ये एक घट गया तो 367। अब देखो यहाँ पूरे में 2 का भाग जा रहा है, तो देखो 2 का भाग देने पर 2 का भाग देने पर देखो पूरे में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग देंगे। जब इसमें 2 का भाग दिया तो क्या बचा एक्स स्क्वायर, इसमें 2 का भाग दिया तो क्या बचा एक्स माइनस 367 क्या दे 3 में 2 का भाग जाता है 1 बार, फिर आपका 16 में जाता है 8 बार, और इसमें जाता है 2 बार, 2 का भाग। ठीक है, ये आया बराबर में 0। इसमें 2 का भाग दिया पूरे संख्या में, तो यहाँ 2 का भाग दिया तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा, इसमें 2 का भाग चला गया 1 बार तो सिर्फ एक्स बचा, और इसमें 2 का भाग दिया तो 182। अब हमें क्या करना था, इसके गुणा में तो कोई संख्या है नहीं, तो गुणा करके देख रहा नहीं, अब डायरेक्ट देख रहा, गुणा करे तो 182 आए, जोड़े या घटाए तो आपका एक्स आए। अब ऐसी कौन सी संख्या है, दो ऐसी कौन सी संख्या लेंगे कि गुणा करे तो ये आए और जोड़े घटाए तो वह, और प्लस का आपको 1 लाना है और गुणा करे तो माइनस का लाना आपको 182। तो देखो आपके देखो आपके 13 और 14, 14 और 13 आपको पता है 14 और 13 का गुणा करते हैं तो ये आता है आपका, ये हो रहा है देखो इसका 13 और 14 का गुणा करते हैं तो 182 आ रहा है। ठीक है, तो देखो अब देखो कौन किसका आएगा, दोनों माइनस के आएंगे या दोनों प्लस के आएंगे या एक प्लस एक माइनस। तो देखो एक प्लस, देखो आपका ये तो प्लस का आएगा और ये प्लस का आएगा और ये माइनस का आएगा, तो देखो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस के 182 बराबर 0। अब देखो 14x में से 13x घटाएंगे तो पीछे एक x बचेगा, और 14 का गुणा 13 से करेंगे तो माइनस का 82 हो जाएगा। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो x आ गया कॉमन, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक x कॉमन आ गया तो पीछे क्या बचा एक x प्लस यहाँ x कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा आपका 14, यहाँ से कॉमन क्या लेंगे माइनस के 13, क्योंकि देखो 13 का भाग इसमें भी जा रहा है और 13 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो 13 कॉमन आया, तो यहाँ 13 कॉमन आया, पीछे क्या बचा x, और यहाँ माइनस कॉमन लो ना तो प्लस वाली संख्या माइनस हो जाती है और माइनस वाली संख्या प्लस, तो देखो माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा आपका प्लस, और 13 का भाग 182 में जाता है 14 बार, कितनी बार आता है 14 बार बराबर 0। देखो x प्लस 14 x प्लस 14, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 14, और देखो x माइनस 13 तो x माइनस 13। ठीक है, ये आ गए आपके। अब यहाँ पूछ रहा है धनात्मक पूर्णांक, अब यहाँ x का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे x का मान, तो देखो यहाँ x का मान क्या आएगा, x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 14, और यहाँ क्या आएगा x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। तो देखो हमेशा आप माइनस वाली संख्या नहीं लेते हैं, संख्या कौन सी लेते हैं हमेशा प्लस वाली, तो x का मान क्या लेंगे प्लस, तो देखो आपका पहला पूर्णांक हमने क्या माना था x, देखो हमने पहला धनात्मक पूर्णांक क्या माना था x, तो देखो x तो इसका मान क्या देगा 13, और दूसरा पूर्णांक क्या माना था हमने, दूसरा पूर्णांक माना था x प्लस 1, और x का मान क्या है 13 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 14। पहला हमने x माना था, दूसरा हमने x प्लस 1 माना था, तो ये 13 और 13 प्लस 1 यानी 14, तो आपके दो क्रमांकगत धनात्मक पूर्णांक क्या आ जाएंगे 13 और 14, जिसके वर्गों का योग होगा 365, तो आपका आंसर आएगा 13 और 14। 7वां सवाल है उस एपी का 31वां पद, आपको एपी का कौन सा पद ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद है 38 और 16वां पद है 73। तो देखो आपको इसमें कैसे ज्ञात करेंगे, पहले देखो हमारे पास ना तो प्रथम पद है ना सारांतर डी दिया हुआ है,
ए और डी निकालेंगे, फिर आपका 31वां पद निकालेंगे। तो पहले देखो आपका दिया 11वां पद, यानी 11वां पद, 11वां पद है आपका 38। अब देखो 11वां पद को कैसे लिखते हैं, A11। 11वां पद को कैसे लिखते हैं, A11। अब देखो 38 है, 11वां पद आपका कितना है 38। तो देखो A11 यानी A प्लस 10D। अब A11 को कैसे लिखते हैं, A प्लस 10D, यानी 11 पद है। जैसे देखो आपका पहला पद होता है A, पहला पद होता है A1, वो होता है आपका A आपकी, और दूसरा पद होता है A2, तो वो क्या होता है A प्लस D। ऐसे कैसे A5, A प्लस 4D, यानी D में एक कम कर लो। तो हमने देखो यहाँ A तो समान आएगा, प्रथम पद A11 तो देखो प्रथम पद A आएगा, D में कम कर लो, 11 था तो यहाँ 10 कर लो, तो 10D क्या आ जाएगा आपका 10D। तो देखो A11 का मान है 11वां पद कितना दिया 38, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो आपका 38 है, बराबर A प्लस 10D, समीकरण 1, समीकरण आपका 1। ऐसे कैसे देखो आपका 16वां पद, 16वां पद कितना है 73, तो इसको लिखेंगे A16। अब A16 है तो A16 इसको कैसे लिखेंगे A प्लस 15D, D में एक कम कर लो, तो A प्लस 15D, A प्लस 15D। अब A16 यानी 16 पद कितना दिया है 73, तो 73 बराबर A प्लस 15D, ये आपका समीकरण 2, A प्लस 15D। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना या फिर घटाना, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाना आपका। तो देखो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण को 1 घटाएंगे, तो देखो समीकरण 2 क्या आपका 73 बराबर A प्लस 15D, और समीकरण 1 क्या आपका 38 A प्लस 10D। तो देखो घटाएंगे तो ये सारे माइनस हो जाएंगे, ये माइनस, देखो घटाएंगे तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो देखो A से A कट गया, A से A कट गया। अब 73 में से 38 गए, 73 में से 38 गए, पीछे कितने बचे 13 में से 8 गए, पीछे कितने बचे 5, 6 में से 3 गए तो 3, बराबर देखो 15 में से 10 गए, 15D में से 10D गए, पीछे कितने D बचे 5D। अब 5 या गुणे में इस साइड भेजेंगे तो आपका भाग में, तो D का मान क्या आएगा 7, आपका D का मान क्या आ जाएगा 7 बराबर D, तो D बराबर 7, D का मान कितना है आपका 7। अब देखो D का मान आपका 7 आया, तो देखो आपका A का मान, अब D का मान देखो समीकरण कोई भी रख लो, या तो 1 में रख लो या 2 में रख लो, तो आपका A का मान आ जाएगा। तो देखो D का मान समीकरण D का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो अब D का मान हमारा D कितना है 7, D का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 क्या आपका 38 बराबर A प्लस 10D। तो देखो 38 के तो 38, A का A 10 गुणा D का मान क्या है 7, तो ये आपका 7, तो 38 बराबर A प्लस 10 का गुणा 7 से किया तो 70, तो ये आपका 38, ये 70 आपका प्लस का है, इस साइड आएगा तो आपका माइनस का, बराबर A। अब 38 में से 70 गए, पीछे कितने बचे आपके, पीछे बचे 2 और 3 बराबर A। देखो 70 में से 38 गए, पीछे आपके कितने बचेंगे 32, 32 किसके बचेंगे माइनस, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस के आएंगे, तो A का मान क्या आया माइनस के 32। तो हमारे पास देखो A का मान आ गया, D का मान आ गया, और N का मान ये रहा, यानी 31वां पद है, कौन सा पद है 31वां पद ज्ञात कर, 31वां पद ज्ञात करना। तो देखो आपको कौन सा पद निकाला, पद दिया यानी n का मान दिया, तो n का मान यहाँ कितना दिया हुआ है 31, n का मान कितना है 31, a हमने यहां से निकाला,
ए हमने निकाला माइनस का 32 और डी हमने निकाला 7। डी हमने क्या निकाला 7। अब देखो, अब आपको देखो एन वा पद ज्ञात करना, तो आपका सूत्र है एन वा पद। एन वा पद का सूत्र होता है आपका ए एन। कौन सा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो आपको एन वा पद ज्ञात करना, एन वा पद का सूत्र होता है आपका ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन यानी ए कौन सा पद ज्ञात करना? 31वां। ए 31वां पद ज्ञात करना। ए का मान कितना? माइनस का 32 प्लस एन माइनस 1, एन यानी 31 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना आपका? 7। माइनस का 32 प्लस 31 में से 1 गया, 30 गुणा 7। तो माइनस का 32 पहले गुणा करेंगे, 30 का गुणा 7 से किया तो 210, इसका गुणा से किया तो 210। 210 में से 32 घटाना है, तो पीछे क्या बचेंगे आपके? ये जाएंगे 8 और आपके 7 और 1, 178। कितने बचेंगे आपके? 178। तो आपका देखो A31 कितना? 178 यानी 31वां पद, 31वां पद 178 होगा। तो देखो एपी का 31वां पद क्या होगा? आपका 178 आंसर आएगा इसका। आपका 8वां सवाल है, देखो आकृति। आपको ये आकृति दिख रही है, आकृति में देखो एल एम, यानी एल एम आपके बीसी के समांतर है और एल एन आपके सीडी के समांतर। ये इसके समांतर और ये इसके समांतर दिया हुआ है। आपको ये अनुपात सिद्ध करना, ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना। तो देखो दिया हुआ है, दिया है आपका एल एम समांतर है सीबी के और एल एन समांतर है सीडी के। तो देखो आपको ये दिया हुआ है, आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए प्रमाण में, प्रमाण देखो आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं। एक ये आपको ऊपर वाला त्रिभुज दिख रहा है, एक आपको ये नीचे वाला त्रिभुज। आपको दो अलग अलग त्रिभुज, ये ऊपर वाला त्रिभुज है और ये आपके नीचे वाला त्रिभुज है। तो देखो इसमें देखेंगे, पहले ले रहे हैं ये ऊपर वाला त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज कौन सा ले रहा है? त्रिभुज ए बी सी में। देखो त्रिभुज ए बी सी में अब आपको पता है कि एल एम किसके समांतर दिया हुआ है? आपका दिया हुआ सी बी के दिया हुआ ना, यानी एल एम किसके समांतर है? सीबी के। अब देखो आपके थेल्स प्रमेय होती है, देखो आपके थेल्स प्रमेय होती है कि थेल्स प्रमेय होते हैं ना, ये अनुपात इसके बराबर होता है, ये बट्टा ये और बराबर में ये बट्टा ये, और एक होता है आपका ये बट्टा ये। देखो आपके थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय, तो देखो थेल्स प्रमेय में अनुपात क्या जाएगा? ए एम बटा ए बी बराबर ए एल बटा ए सी। तो देखो आपके थेल्स प्रमेय के ए बी ए एम अनुपात कौन सा? ए एम, और पूरा अनुपात कौन सा? ए बी बटे में ए बी बराबर ये ए एल और बटा में ए सी। ये पूरा आपका अनुपात लेंगे, तो ये समीकरण 1। इसी प्रकार देखिए त्रिभुज, त्रिभुज आपका कौन सा ले रहे हैं? वो ए डी सी। कौन सा ले रहे त्रिभुज? इस ये वाला ए डी सी। तो त्रिभुज ए डी सी में देखो, इस त्रिभुज ए डी सी में देखो कौन किसके समांतर है? एल एन। एल एन किसके? डीसी के समांतर दिया हुआ एल एन, दिया हुआ एल एन समांतर है सी डी के, यानी ये एल एन किसके समांतर है? सी डी के। तो देखो इसमें भी थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय। तो देखो थेल्स प्रमेय में देखना, ये आपका ए एन क्या जाएगा? ए एन यानी ये देखो ये ए एन और पूरी भुजा ए डी बट्टे में क्या जाएगा? ए डी।
बराबर में देखो ये ए एल क्या आएगा, ए एल, और बटन आएगा एसी, बटन क्या आ जाएगा, पूरी भुजा एसी, समीकरण 2। ठीक है, तो हमने देखो थेल्सपर में से इस त्रिभुज को लिया, ये भुजा इसके समांतर है, तो ए एन आधी भुजा, बटे में आ जाएगी पूरी भुजा एडी, एडी। तो इसी प्रकार देखो ये आधी भुजा एल और पूरी भुजा आ जाएगा एसी, एसी आ जाएगी बटे में, समीकरण 1 व 2 से। तो देखो समीकरण 1 व 2 से, देखो समीकरण 1 व 2 से अब आपको क्या करना, देखो समीकरण 1 और 2 को देखो, ए एल बटा एसी, ए एल बटा एसी, तो देखो समान भाग हट जाएगा आपका। अगर समीकरण 1 और 2 ले रहे हैं ना, तो आपको देखना समान भाग कौन सा है, ये और ये भाग समान है, समान भाग तो हट जाता है और बाकी वाले भाग आपस में बराबर हो जाते हैं, तो ये समान भाग आपका हट जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा ए एम बटा ए बी बराबर में ए एन बटा ए डी बटा आपका ए डी। तो देखो समीकरण 1 और 2 लिया, तो ये समान भाग था, ये तो समान भाग तो हट गया और ये इसके बराबर आके, ये इसके बराबर, तो यही तो हमें लाना था सिद्ध करके, यही हमें सिद्ध करने के लाना था, तो आपका 30 सिद्धम ये आपका सिद्ध हो गया, थेल्सपर में से आपका सिद्ध हो गया। नवा सवाल में देखो दिया हुआ है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी आपको एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है जो 2, -5 एवं -2 और 9 से समदूरस्थ है, आपके इससे समदूरस्थ है। ठीक है, तो देखो मानेंगे हम, अब एक्स अक्ष पर कोई बिंदु मानेंगे, तो देखो माना एक्स अक्ष पर बिंदु, एक्स अक्ष पर बिंदु, अब कोई पी ले लेते हैं, माना कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु पी है, अब पी के देखो निर्देशांक क्या आएंगे, देखो अब एक्स अक्ष पर बोला तो एक्स अक्ष पर एक्स का मान क्या आएगा, एक्स, अब एक्स अक्ष पर एक्स का मान एक्स आएगा, लेकिन वाई अक्ष पर क्या आएगा, 0, यानी वाई का मान क्या आएगा इसमें 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर पूछ रहा है, तो एक्स अक्ष पर एक्स का मान तो एक्स आएगा, वाई का मान 0, जो अब ये ले लो कोई भी पी क्यू ले लो, ये 2 और -5, वहां आर -2 और 9, अब देखो P है जो Q और R से समदूरस्थ है, समदूरस्थ, अब समदूरस्थ का मतलब क्या है, कोई बिंदु आपका P है जो आपका Q और R से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है, ये Q और R है ना, वो P से समान दूरी पर है, तो देखो आपका समान दूरी पर है, तो आपका हो जाएगा QP, क्या हो जाएगा आपका समान दूरी पे, तो QP बराबर RP, क्या हो जाएगा आपका QP बराबर RP, यही होगा, क्योंकि देखो समदूरस्थ का मतलब क्या है, समान दूरी पर, यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर है, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो देखो Q के निर्देशांक लिखेंगे, Q के निर्देशांक क्या है आपके 2 और -5, और P के निर्देशांक, P के निर्देशांक है x और 0, यहाँ लिखेंगे R के निर्देशांक, R के क्या है -2 और 9, और आपका P के निर्देशांक क्या है x और 0, x और 0। अब देखो आपको दूरी सूत्र याद होगा, दूरी सूत्र, तो देखो दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो देखो आपका दूरी सूत्र है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो यहाँ हम दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र से इन दोनों को सिद्ध करेंगे, तो देखो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, ऐसे कैसे, देखो x1 y1 x2 y2, ये आपके मान है, ये x1 y1 का मान है, ये x2 y2 का मान, ऐसे कैसे, ये वापस x1 y1 का मान है, x2 y2, अब इन दो बिंदु के बीच की दूरी, दूरी सूत्र से दूरियां निकालेंगे इसकी, तो देखो आपका, देखो अब इसमें मान रखना आपको, इस सूत्र में मान रखें, देखो x2, अब x2 का इस साइड देखना आपको, इस साइड में देखना x2 का मान क्या है, ये x2 का मान क्या है,
x2 का मान है x माइनस, फिर x1 का मान क्या है 2, तो ये आपका 2 का स्क्वायर, फिर आपका प्लस, फिर देखो y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो y2 का मान क्या है इसमें 0, 0 माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस 5 का, तो देखो ये यहाँ भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, माइनस 5 का स्क्वायर। अगर देखो डबल माइनस आए तो आपको कोष्टक में लेना है, देखो सूत्र में माइनस है और ये भी माइनस का है, ठीक है। ऐसे कैसे आपको इस साइड देखना है, यहाँ भी देखो ये दूरी सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1, अब x2 क्या है इसमें x2 का मान है x और माइनस x1 क्या है ये माइनस, देखो ये सूत्र में माइनस है और ये भी माइनस का है, तो इसको कोष्टक में लेंगे, फिर आपका इसका वर्ग कर लेंगे, प्लस y2 माइनस y1 का मान क्या है 0 और y1 का मान क्या है 9 का स्क्वायर, तो देखो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस का गुणा माइनस किया तो प्लस का 5 का स्क्वायर, ये देखो आपका x माइनस का गुणा माइनस किया तो प्लस 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर। अब देखो इनका वर्ग करेंगे, तो देखो आपका देखो ये आपका सूत्र से खुलेगा x माइनस 2 का स्क्वायर और ये है x प्लस 2 का स्क्वायर, तो देखो यहाँ आएगा आपका x माइनस 2 का स्क्वायर, तो देखो x माइनस 2 का स्क्वायर है, तो ये किस रूप में दिया a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे इस सूत्र से खुलेगा x माइनस 2 का स्क्वायर यानी a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो देखो a का मान क्या है इसमें x और b का मान क्या है 2, b का मान क्या है 2, तो देखो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 का 2 गुणा a का मान क्या है x और b का मान क्या है 2, अब देखो x का a का मान x है b का मान 2 है, तो ये मान इसमें रखेंगे, तो देखो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 के 2 गुणा a का मान क्या है x गुणा b का मान क्या है 2, अब देखो x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 2 गुणा 2 4 और गुणा में x है तो 4x, x का स्क्वायर x स्क्वायर 2 का स्क्वायर आपका 4, 2 का गुणा 2 से क्या तो 4 और गुणा में आपका x, यानी इसका मान क्या है आपका x स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4x और 5 का स्क्वायर यानी 5 गुणा 5 कितना होता है 25, 5 गुणा 5 25 बराबर, देखो अब देखो अब यहाँ प्लस है तो आपको पता है प्लस वाला सूत्र आपको पता है कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब इसको भी सेम संख्या ये और ये संख्या सेम, बस माइनस प्लस का फर्क है, तो देखो यहाँ आपका माइनस वाला सूत्र है और यहाँ आपका प्लस वाला, सेम टू सेम आंसर आएगा, बस यहाँ माइनस के जगह क्या आ जाएगा प्लस, माइनस के जगह क्या आ जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस के 4x और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका 81, तो अब देखो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ का देखो माइनस का 4 है तो माइनस का 4x प्लस देखो 4 और 25 को जोड़ा तो कितना हुआ आपका 29, कितना हो गया आपका 29, यहाँ देखो वापिस पहले क्या करें रूट हटा देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो आपका रूट हट जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखो दोनों तरफ वर्ग करेंगे ना तो आपके रूट हट जाएंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x और यहाँ का 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x
प्लस 81, क्या जाएगा 81। तो देखो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो आपका दोनों का रूट हट गया, दोनों का रूट हट गया तो ये संख्या हमने लिखी। अब क्या देखो, देखो ये आपका बराबर है, ये क्या है आपका बराबर, बराबर में दो साइड में समान संख्या कट जाती है। तो देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है प्लस का और यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस का, तो इससे ये कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गए। यहाँ भी 4 है प्लस का और यहाँ भी 4 है प्लस का, तो 4 से 4 कट गया। तो यहाँ क्या बचा, माइनस का 4 और यहाँ देखो प्लस का 4। तो हम क्या करेंगे, ये 4 है ना माइनस का, ये माइनस का 4x, अब ये भी प्लस का 4 है, इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस का 4x बराबर उस साइड क्या आपका 81 और ये 25 प्लस का था तो उस साइड भेजेंगे तो आपका माइनस। अब आपको क्या करना है, एक्स एक्स एक साइड करना है, संख्या संख्या आपको एक साइड करनी। तो इस साइड देखो माइनस का 4x था, उस साइड प्लस का 4 था तो इस साइड भेजा तो माइनस का 4x। इस साइड आपका 81 था प्लस का, ये 25 का प्लस का, उस साइड भेजा तो माइनस के 25। तो देखो 4x और 4x, माइनस के 4x और माइनस के 4x जोड़े तो माइनस के 8x, माइनस के 8x और 81 में से 25 गया, 81 में से 25 गया, पीछे कितना बचा आपका 56, कितना बचा 56, कितना बचा आपका 56। तो देखो x बराबर ये आपका 56 है, ये 8 आपका गुणे में उस साइड भेजेंगे तो भाग में, तो -8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका माइनस का 7, यानी x का मान कितना है माइनस का 7, x का मान कितना है माइनस का 7। तो देखो आपके x अक्ष पर आपका कौन सा बिंदु आ गया, अतः x अक्ष पर वह बिंदु P, हमने x अक्ष पर वह बिंदु P माना, उसके निर्देशांक क्या आएंगे x का मान, हमने देखो क्या माना था x अक्ष पर वह बिंदु P x और 0, तो x का मान हमारा है 7, तो माइनस का 7 और 0, तो x अक्ष पर निर्देशांक क्या आएंगे आपके माइनस के 7 और 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। 10वां सवाल देखिए, मान ज्ञात कीजिए, आपका दिया हुआ 2 tan स्क्वायर 45, यानी tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 और माइनस sin स्क्वायर आपका 60। तो आपको पता देखो सारणी में देखना है, सारणी में देखो आपका 2 गुना tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर, tan 45 का मान क्या होता है 1 और tan का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, यानी cos 30 का मान क्या होता है √3/2 का स्क्वायर, फिर है माइनस sin 60 का मान, आपका साइन देखना sin 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। अब देखो साइन का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आएगा, तो देखो 2 गुणा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अब देखो ये समान संख्या है, √3/2 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर, एक प्लस का एक माइनस, अगर समान संख्या हो एक प्लस एक माइनस हो तो काट दो, इसको इससे काट दिया, ये कट गया, ये तो हो गया 0 टोटल। अब 2 का गुणा 1 से किया तो आंसर क्या आएगा 2, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 2, क्योंकि ये इससे कट गया और इसका गुणा इससे किया तो आपका 2, ये इसका मान आ गया। 11 सर देखो 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो देखो आपको चित्र बनाना है यहाँ, ये आपका 7 मीटर ऊंचा है, 7 मीटर ऊंचा, ये क्या है भवन। तो देखो आपका चित्र बनाएंगे, 7 मीटर ऊंचा भवन है, भवन के शिखर से एक केबल टावर, इसके सामने एक केबल टावर है, ये आपका टावर है, क्या है टावर, ठीक है, इसके सामने एक टावर है। तो देखो शिखर यानी ये रहा इसका शिखर, अब देखो इसके शिखर से 7 मीटर ऊंचा भवन है, भवन के सामने एक आपका टावर है, टावर शिखर से एक टावर केबल का उन्नयन कोण, अब इसके यहां से इसका उन्नयन कोण बन रहा है, ये उन्नयन कोण बन रहा है आपका 60 डिग्री, कितना बन रहा है, शिखर का उन्नयन कोण 60 है, उसके पाद का उन्नयन कोण 45 है, यानी इसका ये पाद इसका उन्नयन कोण, यानी ये बन रहा है आपका 45, ये कितना बन रहा है आपका 45 डिग्री। तो देखो इसका पाद का अवनन कोण बन रहा है 45, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, टोटल ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो ये यहाँ 45 बना तो वापस कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा 45, वापस कहाँ बनेगा यहाँ 45। अब देखो इसको नाम दे देते A B C
डी ई। ठीक है, ये आपका भवन था, भवन के सामने आपका टावर है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, शिखर का उन्नयन कोण क्या है 60, और ये इसका पाद बिंदु है ना ये, तो इसका अवनयन कोण बन रहा है 45, तो यहाँ 45 बनेगा, वापस यहाँ 45 बनेगा। तो देखो यहाँ 45 बनेगा। अब देखो ये आपका 7 मीटर है, तो ये भी कितना होगा, ये वाला भी 7 मीटर होगा, क्योंकि ये आपका देखो आयत बन रहा है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, ये आपका 7 है, तो ये भी आपका 7 है, इसको मान लो आपका h, इसको क्या मान लो h। अब आपको पूरे टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो देखो हल, देखो हम त्रिभुज ले रहे ए बी सी, ये वाला त्रिभुज ले रहे पहले। देखो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखो, अब देखो ये मान है और ये मान, आपको पता है ये आपका समकोण बनेगा, ये आपका 90 डिग्री बनेगा, तो इसके सामने ये होता है कर्ण, और ये आपका थीटा है 45 डिग्री, तो ये इसके सामने होता है लंब, और ये होता है आधार, ये आपका कर्ण होता है, ये आपका लंब, और ये आपका आधार, ये क्या होता है आपका आधार। तो देखो लंब और आधार की बात करें तो आपका tan थीटा लगेगा, कौन सा थीटा लगेगा, tan थीटा। tan थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब देखो यहाँ थीटा कितना डिग्री दिया हुआ, इस त्रिभुज में आपका थीटा है 45 डिग्री, कितना डिग्री है 45 डिग्री, तो देखो आपका tan थीटा, और थीटा का मान कितना है 45 बराबर लंब, थीटा के सामने होता है लंब, लंब कितना है 7, और ये आपका आधार, आधार आपका दिया हुआ नहीं तो BC लिखेंगे, आधार क्या लिखेंगे BC। अब आपका सारणी में देखना tan 45 का मान होता है 1, क्या होता है 1, 1 बराबर 7 बटा BC। तो देखो अब इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तो BC का मान क्या आएगा आपका 7 मीटर, कितना आएगा 7 मीटर। अब ये मान आपका 7 मीटर आएगा, अगर ये मान आपका 7 मीटर आया तो ये भी मान कितना आएगा आपको 7 मीटर, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये भी आपका 7 मीटर आ जाएगा। अब देखो त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, त्रिभुज आपका ले रहे हैं AD, त्रिभुज ADE में। अब ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, देखो हमें अब इसमें H निकालना, ये H निकालेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल ऊंचाई आपकी आ जाएगी। तो देखो ये आपका पता है यहाँ समकोण बन रहा है, ठीक है, तो ये आपका कर्ण, ये आपका लंब, थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, और ये आपका आधार। तो देखो आपको इस त्रिभुज में कौन सा थीटा लगेगा, इसमें tan थीटा, tan थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो देखो tan थीटा लंब बटा आधार, तो tan थीटा, थीटा का मान देखो यहाँ कितना डिग्री है कोण 60 डिग्री, थीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री, बराबर में देखो लंब, लंब कितना है, लंब हमने H माना, लंब को क्या माना हमने H बटा आधार, आधार हमने देखो यहाँ 7 आया तो ये भी 7, तो आधार कितना आपका 7। अब आपके सारणी में देखना है tan 60 का मान, tan 60 का मान होता है √3, क्या होता है √3 बराबर H बटा 7, इसके बटे में कुछ नहीं थे 1 माना, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। अब S का गुणा 1 से किया तो H, और 7 का गुणा √3 से किया तो 7√3, इसका H का मान क्या आया 7√3। अतः देखो टावर की कुल ऊंचाई, अब यहाँ पूछा टावर की ऊंचाई, तो देखो टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, तो देखो आपको निकालनी है टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई में देखो ये H और 7 को जोड़ दो, H प्लस 7, या फिर 7 प्लस H, यहाँ लिख लो आपके 7 प्लस H। अब देखो 7 का 7, H का मान क्या है 7√3। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ 7 कॉमन आ रहा है, तो ये आपका 7, तो यहाँ 7 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 1, और प्लस √3, ये आपका मीटर में, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो टावर की ऊंचाई क्या आ जाएगी 7 कोष्टक में 1 प्लस √3 मीटर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। 12 सवाल है आपका
सिद्ध कीजिए कि बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। यानी एक आपका बाहर बिंदु है पी, पी से देखो दो स्पर्श रेखा खींची, पी ए और पी बी, ये आपको बराबर बताना है, पी ए बराबर पी बी। तो देखो दिया हुआ है, दिया है ओ केंद्र वाला वृत्त, ओ केंद्र वाला, ओ केंद्र वाला, ओ केंद्र वाला वृत्त है आपका, और आपकी जिसकी जीवा, जिसकी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा पी ए वहां पी बी, स्पर्श रेखा दी है पी ए और पी बी। आपको देखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, पी ए बराबर पी बी, यानी आपकी जो स्पर्श रेखा पी ए बराबर पी बी, इसको बराबर लाना है। तो देखो इसमें रचना करेंगे, रचना क्या करेंगे, ये केंद्र ओ से लंब डालेंगे पी ए पर। तो देखो केंद्र ओ से पी ए व पी बी पर, पी बी पर लंब डालेंगे। तो देखो आपको रचना करनी है, यहां से लंब डालना है, यानी ये यहां से लंब डाला और ये आपका यहां से लंब डाला। तो देखो लंब क्या हो जाएगा, ओ है, ओ है लंब है पी ए पे, और ओ भी लंब है, ओ भी लंब है आपका पी बी पे। तो देखो यहां से लंब डाला, फिर क्या करना है, पी को ओ से मिलाना, पी को ओ से मिलाया, अब इस पी को ओ से मिलाना, ठीक है, पी को ओ से मिलाना। ठीक है, तो देखो आपका प्रमाण, प्रमाण में देखो आपको दो त्रिभुज दिख रहा है, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, इन दो त्रिभुज को लेंगे पहले। तो देखो त्रिभुज पी ए ओ, त्रिभुज पी ए ओ और त्रिभुज पी बी ओ में, अब देखो दो त्रिभुज लिए पी ओ पी ओ। अब इसमें देखो इस त्रिभुज इसमें क्या करना है, हमें तीन अवयव बराबर करना है। अगर तीन अवयव बराबर हो गए तो ये आपका सर्वांग समसिद्ध हो गए। अगर ये सर्वांग समसिद्ध हो जाए तो हम कोई भी अवयव बराबर कर सकते हैं। तो देखो इसमें कोण एक बराबर कोण दो, ये क्या है, समकोण। कोण एक किसके बराबर है, कोण दो के, क्योंकि यहां से हमने लंब डाला। अगर स्पर्श रेखा पे केंद्र से लंब डालते हैं तो वहां 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर लंब डालेंगे तो क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण। तो ये भी समकोण है और ये भी समकोण, और 90 डिग्री दोनों आपस में बराबर है। फिर क्या, ये दूरियां बराबर होती है, ये मतलब त्रिज्या है ना, ए ओ बी ओ। अब ये और ये क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या हमेशा सभी बराबर होती है, वर्ग की कितनी भी त्रिज्या सभी बराबर होती है। तो ए ओ बराबर बी ओ, वर्ग की त्रिज्या, वर्ग की त्रिज्या, तो ये वर्ग की त्रिज्या बराबर होती है। अब देखो पीओ बराबर पीओ, उभयनिष्ठ भुजा, ये क्या है आपकी उभयनिष्ठ, यानी दोनों त्रिभुज में काम आ रही है। तो पीओ बराबर पीओ, उभयनिष्ठ भुजा। तो देखो पीओ बराबर पीओ, ये वाली भुजा दोनों त्रिभुज में काम आ रही है, यानी कॉमन है दोनों के लिए। तो देखो तीन अवयव बराबर हो गए, तीन अवयव, यानी देखो दो तो भुजा बराबर हुई, एक कोण बराबर हुआ। तो यहाँ नियम लगेगा आपका एस से एस, एस ए एस, भुजा कोण भुजा नियम से। त्रिभुज, त्रिभुज हमने कौन सा लिया था, पी ए ओ, सर्वांग सम हो जाएगा आपका पी बी ओ, ये और ये सर्वांग सम हो जाएंगे। अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो उसके कोई भी अवयव बराबर कर सकते हैं। तो इसका देखो इस त्रिभुज का ये अवयव और इस त्रिभुज का ये अवयव, यानी पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी। तो देखो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग
बराबर होते हैं। तो देखो पी ए बराबर पी बी, तो देखो सर्वांश सम, अगर त्रिभुज दो सर्वांश सम कर रहे हैं तो उसके कोई भी अवयव बराबर हो सकता है, क्योंकि सर्वांश सम त्रिभुज के बाकी अवयव भी समान होते हैं। ठीक है, तो देखो ये आपकी स्पर्श रेखा, हमने स्पर्श रेखा बराबर, ये आपका सिद्ध हो गया, ये आपका हेंस प्रूफ। तो स्टूडेंट देखिए आपका 13 सवाल है, लास्ट सवाल है आपका कि देखो एक थैले में 3 लाल गेंद, एक थैले में 3 लाल है और 5 काली गेंद है, इस थैले में से एक गेंद निकल जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकल गई गेंद लाल हो और लाल नहीं हो। तो आपको देखो इसकी प्रायिकता बताने की गेंद लाल हो और लाल नहीं हो। तो देखो इसका आंसर, देखो कुल परिणाम निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, कुल परिणाम। तो देखो आपका कुल परिणाम यानी कुल, यानी 3 लाल है प्लस 5 काली है, 5 काली, तो देखो टोटल गेंद कितनी है हमारे पास, कुल परिणाम क्या आएगा 8। तो टोटल गेंद कितनी है हमारे पास 8, यानी टोटल परिणाम कितना है 8। पहला पूछा है लाल गेंद, पहला क्या पूछा है लाल हो, तो देखो लाल कितनी है, लाल गेंद कितनी है आपके 3, तो ये आपका अनुकूल परिणाम आ जाएगा, क्या आ जाएगा अनुकूल परिणाम। तो देखो लाल गेंद कितनी है आपके 3, तो अनुकूल परिणाम कितना है 3। तो देखो प्रायिकता का सूत्र, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो देखो आपका प्रायिकता का सूत्र है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है 3 और कुल परिणाम कितना है आपका 8, कुल परिणाम कितना है आपका 8। देखो तो ये आगे इसकी प्रायिकता 3 बटा 8। दूसरा पूछा लाल नहीं हो, लाल नहीं हो। अब देखो इसमें पूछा कि लाल नहीं होगा, लाल नहीं होगा तो कौन सा आएगा काली, क्योंकि लाल और काली है, तो लाल नहीं होगी तो कौन सी आएगी काली। देखो काली गेंद, काली गेंद कितनी है 5, तो ये है इसका अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। तो इसकी प्रायिकता क्या आएगी, प्रायिकता का सूत्र है अनुकूल बटा कुल, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है यहाँ 5 और कुल परिणाम तो हमेशा एक बार निकलेगा, अनुकूल परिणाम अलग अलग बार निकलेगा, तो कुल परिणाम कितना 8, टोटल तो आपके 8 गेंद है। तो देखो लाल गेंद नहीं हो तो उसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी 5 बटा 8। तो आज हमने आपका सेक्शन बी पढ़ा।